हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं डाबर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाबर के Q4 और FY21 का रिजल्ट, और साथ ही में हम लोग करेंगे उनके रिजल्ट्स और की पैरामीटर्स जो कि फिनेंशियल और ऑपरेशन मैट्रिक्स का हम लोग करेंगे की एनालिसिस। जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है बदलाव, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैसा है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, करेंगे बाकी सारी चीज़ें पूरी डाबर से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह, ग्रोथ आउटलुक वगैरह कितना है, क्या है, और सारी चीज़ें, और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड में हम आपको ये बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, और या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट कितने हो सकते हैं। अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जो कि एक मार्केट टिकर है जिसमें ऑटोमेटेड फीड के थ्रू यहाँ पे सभी जगह से जितने भी बड़े सोर्सेज है, मनी कंट्रोल से लेके CNBC, ET नाउ की न्यूज़ ऑलरेडी अपडेट हो जाती है, सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह ऑटोमेटेड यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा बीट द स्ट्रीट, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम का चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो लगभग 2300 लोग जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे सभी तरह के अपडेट आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अडानी और उसके अलावा डाबर के जो रिजल्ट्स आए थे, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाती है। चलिए बात करेंगे हम लोग वापस डाबर की। तो आप यहाँ पे इसको लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए डाबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। एस्टिमेट्स को कंपनी बीट नहीं कर पाई है। मोस्टली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे एस्टिमेशंस को मीट नहीं किया, और उसी के बाद अगर आप देखोगे 2% यहाँ पे शेयर टूट चुका है। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ पे चीज़ों की डिस्कस करें और बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है 25% रही है, जबकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे 35% की ग्रोथ की थी। 35 से 37% यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की थी। वॉल्यूम का मतलब सिंपल हुआ, कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बेचती है उसके अंदर कितनी ग्रोथ आती है। मान लीजिए पहले 100 बेचे थे, तो इस बार उम्मीद थी यहाँ पे 35% 135 बेचने की, बट यहाँ पे कंपनी बेचती है 125। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यहाँ पे 25% से अप हुआ है। 2337 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 34% से बढ़ता है, 378 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला है कि 25% का हम लोग ने जंप देखा है यहाँ पे। अगर आप बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर, वहीं पे हम बात करें यहाँ पे स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टैंड अलोन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर है वो 378 करोड़ रहता है, और यहाँ पे जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है 30% से बढ़ के 1722 करोड़ होता है। वहीं पे अगर आप देखोगे डाबर इंडिया ने 10% ग्रोथ हासिल करी है FY21 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू 9562 करोड़ रुपीज़ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 17% से बढ़ के यहाँ पे 1693 करोड़ हो गए। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, च्यवनप्राश, पैकेज जूसेस, नेक्टर्स और बाकी सभी चीज़ों के अंदर। वहीं पे अगर हम देखें कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, तो वो हम लोग जान लेते हैं। अगर हम बात करें, कंपनी ने बोला है कि ये जो क्वार्टर रहा है, जो कंपनी के यहाँ पे CEO हैं, उन्होंने बोला कि बेस्ट एवर यहाँ पे हमारी ये जो FMCG वॉल्यूम ग्रोथ है बेस्ट एवर रही है। अगर आप देखोगे 25% की ग्रोथ है। इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है यहाँ पे 28% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 25% का राइज देखने को मिला है। वहीं पर कंपनी बोल रही है कोविड-19 के जो फ्रेश चैलेंजेस आ रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, अपने पावर ब्रांड्स, बेसिकली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो की ब्रांड प्रोडक्ट्स है, और आयुर्वेदिक हेल्थ केयर पोर्टफोलियो पे यहाँ पे वो लोग फोकस करेंगे, जिसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। वहीं पे अगर हम देखें कंपनी का जो कैटेगरी वाइज ग्रोथ है, अगर आप वो देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हेल्थ केयर के अंदर 23% की ग्रोथ है, और वहीं पे आयुर्वेदिक बिजनेस जो है 39% की ग्रोथ है। OTC यानी ओवर द काउंटर बिजनेस के अंदर 34% की ग्रोथ है। डाइजेस्टिव बिजनेस में 20% की ग्रोथ है, और हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 18% की मिली है। उसी के अलावा सीक्वेंशियल रिवाइवल इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विद हेल्प्ड विद द होम एंड पर्सनल केयर बिजनेसेस ग्रो बाय 32%। ठीक है। उसी के अलावा ओरल कैटेगरी जो प्रोडक्ट उनका बिजनेस है उसके अंदर 42% की ग्रोथ देखने को मिली है, और यहाँ पे 45% यहाँ पे टूथपेस्ट बिजनेस के अंदर सर्च देखने को मिला है। उसी के अलावा कंपनी ने जो टूथपेस्ट की अगर बात करें 1.2% से अपने बिजनेस के अंदर मार्केट शेयर गेन किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे स्किन एंड सैलून बिजनेस के अंदर यहाँ पे 38% की ग्रोथ है, और शैम्पूज़ के अंदर यहाँ पे 33% की ग्रोथ है। हेयर ऑयल्स के अंदर 24% की ग्रोथ है, और यहाँ पे होम केयर बिजनेस के अंदर यहाँ पे करीबन 24% की ग्रोथ है। लगभग अगर आप देखोगे तो सब में लगभग 20% की डबल डिजिट ग्रोथ है।
वहीं पे अगर आप देखोगे जो एक इंस्टीट्यूशनल एंड होरैको बिजनेस है, होरैको बिजनेस है, उसके अंदर यहाँ पे 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो 19% जंप देखने को मिला है आईएनआर टर्म्स में, और कांस्टेंट करेंसी में 21%। कांस्टेंट करेंसी का मतलब ये हुआ, अगर पिछले साल भी यहाँ पे डॉलर का भाव 75 रहता और इस बार भी 75 रहता है तो कितना डॉलर रेवेन्यू बढ़ा है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट करेंसी। उसी के अलावा जो दुबई का बिजनेस है इनका, उसमें 25% की ग्रोथ है, और इजिप्ट के बिजनेस के अंदर यहाँ पे 24%, और साउथ ईस्ट वाला जो अपना साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर यहाँ पे 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने यहाँ पे लगभग ₹3 का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि यहाँ पे करीबन 530 करोड़ का टोटल पे आउट देखने को मिलेगा। ये थी यहाँ पे बात हो गई है हमारी कंपनी के मैनेजमेंट और प्रेस रिलीज की। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी के, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं जो अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्यू ऑन क्यू बिजनेस का एनालिसिस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लगभग डबल डिजिट ग्रोथ सभी में देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप देखना चाहते हो तो जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है और वहीं पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक तो अपन देखते हैं यहाँ पे बोरोइंग्स कंपनी की बड़ी है 356 करोड़ की, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी बड़ी है, और ड्यू टू अदर्स भी यहाँ पे बड़ा है। उसी के अलावा यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो भी बड़ी है। तो बोरोइंग्स के यहाँ पे एक अपटिक देखने को मिला है। टोटल यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो पहले 6,600 करोड़ की थी, जो अब बढ़ के यहाँ पे 7,701 करोड़ की हो चुकी है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो 16% यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 18.9% रहा है, वहीं पे जिसको आप यहाँ पे इबिटा मार्जिन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। वहीं पे अगर आप देखोगे इस बार कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सही है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल से अच्छी खासी ग्रोथ है, बट हमें यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने टोटल जो डिविडेंड अनाउंस किया है, पहले 1.75 जो पहले अनाउंस किया था, और यहाँ पे 4.75 किया था। और यहाँ पे जो कंपनी की पॉलिसी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 50%, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी रेवेन्यू का, यहाँ पे अगर प्रॉफिट का 50% यहाँ पे प्रॉफिट वो लोग डिविडेंड देते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो। और अगर आप देखोगे जो पहले यहाँ पे था 40% था कंसोलिडेटेड पैट का, और वहीं पे 50% स्टैंड अलोन यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो यहाँ पे 50% है। उसी के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं बिजनेस की हाईलाइट्स, तो बेवरेजेस और ये सारी चीज़ें, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। ओवरऑल यहाँ पे जो सारी ग्रोथ है, आउटलुक्स है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने क्या क्या किया है। जैसे चटनी वगैरह का बिजनेस लॉन्च किया है। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे रियल मैंगो ड्रिंक, जैसे मैंगो का सीज़न चालू हो गया है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो रियल जूसेस है उसके अंदर यहाँ पे 0.80 से इनका बिजनेस भी मार्केट शेयर गेन हुआ है। ओरल हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है, हेयर ऑयल्स वगैरह। वहीं पे अगर आप देखोगे मार्केट शेयर में लगभग सभी जगह यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिजनेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो बाजार की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी उनको यहाँ पे मीट नहीं कर पाई है, उसके कारण शेयर में एक ख़राब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो हम लोग ने बताया कि कैसे कैसे सभी जगह यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। एक जगह यहाँ पे हॉबी के अंदर 0.3% की डिग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक से यहाँ पे 69% रेवेन्यू आता है, और वहीं पे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल से यहाँ पे 28.2 बिजनेस आता है। हेल्थ केयर और बाकी पर्सनल केयर, फूड, बेवरेजेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो तो सबसे बड़ा जो इनका बिजनेस है वो एचपीसी का है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर जो यहाँ पे काम होता है वो सबसे ज़्यादा है, और अगर आप देखोगे 51% यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे ये पैट वगैरह के फिगर्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पैट, रेवेन्यू सब में डबल डिजिट लगभग 25 से 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसी के अलावा यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे कंपनी ने चालू किए थे। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो। FY21 के अंदर हॉबी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है, बट Q4 के अंदर यहाँ पे नेगेटिव रेवेन्यू था, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। ओवरऑल यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशंस हम लोग को देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस कितनी है, कैसी है, और यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है वो कैसा है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ी बहुत हम लोग वैल्यूएशंस की बात करते हैं। वैल्यूएशन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो हर बार कंपनी छुपाती है। यहाँ पे अगर आप करते हो इसका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एनालिसिस, तो परफॉर्मेंस लगभग यहाँ पे ख़राब रही है। जैसे कि आप देखोगे 2800 करोड़ का रेवेन्यू था, और अभी यहाँ पे केवल 2400 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो भी कम हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है। कंपनी की अगर क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस ख़राब होती है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और अभी जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया है,
तो यहाँ पे अभी इतने बिजनेस नहीं होंगे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यहाँ पे कम हो जाती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब अगर आप देखोगे तो जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर अपन देखें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और बाकी जो अलग जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जूस वगैरह, अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल जब इनकम लेवल कम हो जाता है तो इन सब पे स्पेंडिंग कम हो जाती है और इसलिए इनकी डिमांड भी कम होती है। और अगर बाजार नहीं खुलता है तो लोग बाग यहाँ पे खरीदने भी नहीं जा पाते। जब सेल्स चैनल ही अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे सेल्स होती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q1 के अंदर जो अभी आने वाला जून क्वार्टर है उसके अंदर रेवेन्यू, प्रॉफिट और वॉल्यूम तीनों यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये Q ऑन Q बेसिस पे परफॉर्मेंस खराब रही है और ओवरऑल यहाँ पे Q4 के एक्सपेक्टेशंस को भी मीट नहीं किया है। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन पी रेशो कितना है, तो अगर आप देखोगे 9.55 अभी यहाँ पे कंपनी का ये EPS है, तो इसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी जो कंपनी का भाव चल रहा है 545 चल रहा है। तो ये वाला जो पी रेशो ये पुराना होता है क्योंकि अभी तक रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीनर पे अपडेट नहीं हुए। 545 को जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे यहाँ पे 9.55 से, तो आपको जो यहाँ पे आएगा पी वो 57 का पी आ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो जो है कंपनी का 96,000 करोड़ यहाँ पे जो मार्केट कैप है उसको हम डिवाइड करेंगे लगभग 7,700 करोड़ से, तो लगभग यहाँ पे 12 का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूएशंस जो हैं एक नॉर्मल एफएमसीजी जितनी ही हैं, बट यहाँ पे अभी Q1 के अंदर एक प्रॉब्लम होगी। और एक और जो चीज़ है जो मेरे को लगता है कि वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टेक्निकल जो है यहाँ पे कंपनी के अभी वीक लगते हैं, क्योंकि अगर कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती है तो नॉर्मली देखा गया है वो एक डाउन टर्न की तरफ चलती है और अब यहाँ पे एक बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट होगा। अगर आप देखोगे तो टेक्निकली न्यूट्रल है और यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे किसी भी मिड रेंज के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी जो सारी रेजिस्टेंस लेवल जो अभी सपोर्ट लेवल था वो 540 का सपोर्ट लेवल था, जिसको लगभग यहाँ पे कंपनी तोड़ चुकी है। जो यहाँ पे आज का सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया है। ओवरऑल मेरी क्या राय रहेगी, जो शॉर्ट टर्म के लोग हैं वो यहाँ पे एक बार अपना शेयर बेच दें, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं जो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा के लिए देख रखते हैं तो वो तो यहाँ पे बने रहिए। ओवरऑल ये कंपनी स्ट्रांग है। बाकी जो मीडियम टर्म के लोग हैं वो भी बेच दीजिए क्योंकि Q1 के अंदर प्रॉब्लमेटिक रहेगा और अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे बेस्ट पिक क्या है, तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ ITC के साथ जाइए। ITC में जितनी वैल्यू क्रिएशन देखने को मिलेगी अगले 5 साल के अंदर वो यहाँ पे किसी भी एक FMCG या किसी भी स्टॉक में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और उसके अंदर यहाँ पे अभी भी बहुत सारी अपसाइड देखने को बाकी है और वो एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है इस टाइम पे जब बाजार यहाँ पे गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये था हमारा डाबर का एनालिसिस। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे देख लेते कुछ मेजर चेंजेस आए हैं क्या। नॉर्मली ये जो इतनी बड़ी कंपनीज होती है इनके अंदर ऐसे कुछ खतरनाक चेंजेस नहीं आते कि झुनझुनवाला ने स्टेक खरीद लिया और ये सारी चीज़ें होती नहीं है। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पे कम हुआ है जो कि एक खराब नेगेटिव खबर है। FIIs का स्टेक भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ गया है और DIIs ने अपना स्टेक कम किया है, जो कि हर बार उल्टा चलते हैं, FII के उल्टे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक के अंदर कोई बड़ा शेयर होल्डर है तो कोई नहीं है। DIIs में अगर हम बात करते हैं तो LIC जो था अभी नहीं है। वहीं पे अभी जो है ICICI प्रूडेंशियल फंड है जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। FIIs की बात करें, फर्स्ट स्टेट यहाँ पे एक करके है जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है। बाकी आपको पता ही है प्रमोटर जो है ये बर्मन फैमिली है, इन लोग ने अपना स्टेक लगा रखा है, तो इनने अपना यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेज वगैरह होल्डिंग शायद इसमें कुछ है नहीं, तो अगर आप देख लीजिए यहाँ पे प्लेज होल्डिंग्स नॉर्मली होती नहीं है। तो ये अगर आप देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे कोई भी प्लेज नहीं है, 0 प्लेज है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये आउटलुक है। तो रही बात यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी को राय नहीं देता, बट लॉन्ग टर्म की अगर मेरे से आप पूछते हैं तो 650 रुपये तक के एक टारगेट आप देख सकते हो जून क्वार्टर के बाद, मतलब सितंबर तक यहाँ पे एक अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे सितंबर क्वार्टर के। तो वहाँ पे यहाँ पे जब कोविड-19 पैंडेमिक यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छी साइड आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के यही टारगेट रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। बाकी कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, बट उसके चक्कर में हम लोग यहाँ पे शेयर वगैरह होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि वो एक्स डिविडेंड होने के बाद उतना इंपैक्ट आ जाता है। और वैसे भी 550 पे 3 रुपये का डिविडेंड बहुत कम है, उतना तो यहाँ पे मूवमेंट ही आ जाता है। ये था हमारा पूरा एनालिसिस डाबर पे। तो अगर आपको पसंद आया हो इस तरह के डिटेल्ड इंसाइट तो आप बाकी सारे हमारे एनालिसिस देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आई बटन दबाइए या फिर Q4 रिजल्ट के एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी तरह की आपको स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो। जो कि ये यूट्यूब के चैनल पे पहली बार कोई यहाँ पे आपको इस तरह की सर्विस दे रहा है। हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट सर्विस देते हैं और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी स्टॉक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं, तो आप यहाँ पे हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए वीडियो सभी डाबर के शेयर होल्डर्स के साथ।